वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने का सफर नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहाँ रास्ते में थकान मिलती है, मुश्किलें मिलती है, कभी लगता है बस अब और नहीं चल पाएंगे, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है, बस थोड़ी दूर और, माता के दर्शन के बाद ही रुकना है। मेरी ये यात्रा भी कुछ ऐसे ही थी। दिल्ली से कटरा तक का सफर, होटल की एक बड़ी परेशानी, रात भर की चढ़ाई, माता के दर्शन, भैरवनाथ की कठिन चढ़ाई और फिर वापस आते वक्त मिला एक ऐसा नन्हा मेहमान जिसे देखकर लगा जैसे माता ने जाते जाते अपना आशीर्वाद दे दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मेरी पूरी वैष्णो देवी यात्रा पर। जय माता दी। तो हम दिल्ली से कटरा के लिए निकले शाम 6:30 बजे और करीब सुबह 8 बजे कटरा पहुँच गए। तो फाइनली हम लोग कटरा पहुँच चुके हैं। ये है बस स्टॉप, यहाँ पर बस रुकेगी। पहुंच गए, लेकिन कटरा पहुंचते ही हमारी पहली चैलेंज ही शुरू हो गई और यकीन मानिए होटल ढूंढने में ही लगभग आधा पौने घंटे का समय लग गया था। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार एक रूम मिला, लेकिन रूम मिलने के बाद जो प्रॉब्लम सामने आई उसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। रूम तो मिल गया, लेकिन फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, न लाइट थी न पानी था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी होटल वाले से पूछो भैया पानी कब आएगा, तो जवाब मिलता था बहन बस 5 मिनट में आ जाएगा, फिर 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, और ऐसा करते करते फाइनली 1 बजे के करीब लाइट आई। तो अगर आप भी वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस जरूर याद रखिएगा। होटल बुक करने से पहले सिर्फ रूम मत देखिएगा, ये भी कंफर्म कर लीजिएगा कि बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, वरना यात्रा शुरू होने से पहले ही आपको अननेसेसरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली जब पानी और लाइट आई तो फिर हम फ्रेश हुए। इतनी देर के बाद फाइनली लगा कि चलिए बस असली यात्रा शुरू करते हैं। फिर फ्रेश होकर निकले, थोड़ा सा जूस पिया, थोड़ी एनर्जी ली और फिर करीब 2 बजे शाम हमने माता की चढ़ाई शुरू कर दी। चलते चलते सबसे पहले हम पहुंचे बाणगंगा। यहाँ पहुंचकर हमने बाणगंगा के पानी से अपना मुंह धोया। इतनी देर के सफर और परेशानी के बाद वो ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही एकदम फ्रेश फील हुआ और हमने माता का नाम लेकर अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे फिर चरण पादुका की ओर। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। यहाँ रुककर हमने माता को प्रणाम किया और फिर दोबारा अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। अब इसके बाद बस एक ही काम था, चलना और चलना। कभी थकान होती, कभी रुकते, कभी पानी पीते, लेकिन फिर माता का नाम लेकर दोबारा चल पड़ते। और इसी तरह चलते चलते करीब शाम 6:30 बजे हम अर्धकुमारी पहुंच गए थे। अर्धकुमारी पहुंचकर सबसे पहले हमने पर्ची कटवाई। अगर आप वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला काम करना ना भूलें, अपना ID कार्ड रखना ना भूलें, क्योंकि बिना ID कार्ड वहाँ पर आपको RFID कार्ड नहीं बनाने दिया जाएगा और विदाउट RFID कार्ड आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। तो आप अपना ID कार्ड जरूर साथ रखें। उसके बाद हम खुले छत के नीचे बैठ गए और यहाँ हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिला, लाइव आरती देखने का। यात्रा की थकान के बीच माता की आरती देखना सच में बहुत ही पीसफुल मोमेंट था। लेकिन यहाँ भी एक लॉन्ग वेट था। लगभग 4 घंटे के बाद हमारा नंबर आया गर्भगृह दर्शन के लिए। इतने वेट के बीच हमने थोड़ा लंगर में खाना भी खा लिया था। और एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगी, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो खाने पीने को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रास्ते में जगह जगह फूड और लंगर की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। बस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाइए और हाइड्रेटेड रहिए। फाइनली हमारा नंबर आया। गुफा दर्शन के लिए हमें करीब 2 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि अंदर भी काफी भीड़ थी। वेट लंबा था, लेकिन मन में बस एक ही बात थी, अब माता के दर्शन होने ही वाले हैं। और जब वो मोमेंट आया तो ऑनेस्टली इतनी देर का वेट उस वक्त कुछ भी नहीं लग रहा था। माता के गर्भगृह के दर्शन के बाद अंदर से एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दर्शन के बाद हमने क्लॉक रूम से अपना सामान लिया और फिर निकल पड़े माँ के भवन की तरफ। और यहाँ आकर एक बात समझ आई, जितना सफर हमने अभी तक किया था उतना ही सफर अभी और बाकी था। रात हो चुकी थी, लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम चलते गए और चलते गए। रात बढ़ती जा रही थी, थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में एक अलग ही एनर्जी थी। और फिर करीब रात 3 बजे के आसपास हम भवन पहुंच गए। इतनी रात, इतनी थकान, और फिर फाइनली माँ का भवन सामने था। उस वक्त जो फीलिंग थी उसे शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। भवन पहुंचकर हमने माता का प्रसाद लिया, चुनरी ली, नारियल लिया और फिर अंदर दर्शन के लिए गए। और उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग थी, माँ आपने बुलाया और हम आ गए। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। बहुत से लोग माता के भवन से ही वापस लौट जाते हैं,
लेकिन मान्यता है कि वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए हमने भी भैरवनाथ की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। और सच बताऊं, भैरवनाथ की चढ़ाई मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगी। इतनी चढ़ाई के बाद बॉडी ऑलरेडी थक चुकी थी और यहाँ की चढ़ाई और भी चैलेंजिंग थी। एक मोमेंट तो ऐसा भी आया जब मन में लगा बस अब वापस लौट जाते हैं, लेकिन फिर अंदर से एक थॉट आया, जब यहाँ तक आ गई हूँ तो आगे भी चली ही जाऊंगी। और बस इसी थॉट के साथ हम चढ़ते रहे। फाइनली ऊपर पहुंच गए। भैरवनाथ के दर्शन के लिए आरती देखी और भस्म का तिलक भी लगाया। वहां भैरवनाथ का कटा हुआ सिर भी देखा। इतनी कठिन चढ़ाई के बाद जब हम वहां पहुंचे तो अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन था और तब लगा हाँ, अब सच में यात्रा कंप्लीट हुई। लेकिन अब बारी थी वापस नीचे आने की। और ऑनेस्टली भैरवनाथ की चढ़ाई जितनी डिफिकल्ट थी उसके बाद नीचे उतरना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। लेकिन वापस आते वक्त सुबह सुबह हमें मिला एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा मेहमान, एक छोटा सा हिरन। और कहते हैं कि माता के दर्शन के बाद अगर हिरन के दर्शन हो जाएं तो इससे बहुत शुभ माना जाता है। इसे लोग माता का आशीर्वाद भी मानते हैं। अब ये सिर्फ एक संयोग था या सच में माता का आशीर्वाद मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए उस वक्त ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था। ऐसा लगा जैसे माता कह रही हो, जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इसी सुंदर क्षण को अपने साथ लेकर हमने वापस नीचे आने की तैयारी शुरू कर दी। इतनी चढ़ाई के बाद सच में उस वक्त वो खाना किसी भोज से कम नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरते गए और उतरते उतरते सुबह के करीब 10 बज गए। करीब 4-5 घंटे लग गए नीचे कटरा आने में। बॉडी कम्प्लीटली टायर्ड थी, लेकिन दिल बहुत ही खुश था। फाइनली हम होटल रूम में वापस आए, फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हमारे पास कटरा में ज्यादा टाइम नहीं था। हमारी दिल्ली के लिए बस शाम 6 बजे की थी। तो थोड़ा आराम करने के बाद हम बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े। बस स्टैंड जाने से पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, माता के लिए कुछ चीजें भी ली और फिर एक बार कटरा में माता को प्रणाम भी किया। मन में बस एक ही बात थी, माँ मैं फिर वापस आऊंगी। आंखें थोड़ी नम थी, मन भावुक था, लेकिन उस भावुकता के पीछे एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी था। एक कॉन्फिडेंस कि कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है और जो वादा खुद से किया है उसे पूरा भी करना है। फिर वो वक्त आ गया जब हमें कटरा से विदा लेना था। हम बस में बैठे और पीछे छूट रहा था कटरा, लेकिन दिल में एक प्रॉमिस था, माँ मैं फिर आऊंगी। आंखें नम थी, मन भी भावुक था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लगा जैसे माँ से सब कुछ कहकर जा रही हूँ कि अब जो भी करना है पूरी हिम्मत से करना है और जो सपना देखा है उसे पूरा करके ही रुकना है। शायद इसीलिए तीर्थ यात्रा सिर्फ किसी पवित्र जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होता। कभी कभी हम माँ के दर्शन करने जाते हैं और वापस आते वक्त माँ हमें खुद पर विश्वास करके भेजती है। मेरे लिए वैष्णो देवी की ये यात्रा भी कुछ ऐसे ही रही। मुश्किलें आई, थकान भी हुई, कभी लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह एक हिम्मत मिली। और शायद यही माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर विश्वास बना रहे तो इंसान अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। माँ वैष्णो देवी से बस यही प्रार्थना है, माँ जिस तरह आपने बुलाया उसी तरह अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और जब तक सांस है अपने चरणों में आने का मौका देते रहना। जय माता दी। वैसे मेरी जर्नी यहीं खत्म नहीं होने वाली। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की भी प्लानिंग कर रही हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो यात्रा कैसी होगी, कौन कौन सी जगह जाऊंगी और उस यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरे साथ ये पूरी वैष्णो देवी यात्रा फील की हो तो मेरे साथ दिल से बोलिए जय माता दी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।